है। मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। 33 इयर्स मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। 1 मार्च 1988 को मैंने एज अ क्लास 1 डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर ज्वाइन किया था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 6 महीने की ट्रेनिंग थी। तो तब मद्रास बोलते थे, अभी चेन्नई बोलते थे, तब मद्रास बोलते थे। फिर मेरा पोस्टिंग गुजरात में हुआ, पोस्टिंग्स हुई, प्रमोशन हुई। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का परमिशन दिया सन 2000 में, उसी 2000 में मैंने यूनाइटेड इंडिया छोड़ के मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया। मैंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ज्वाइन किया लुधियाना में एज सीनियर मैनेजर मार्केटिंग। कुछ प्रमोशंस हुए और एक प्रमोशन पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला बॉम्बे शिफ्ट करने का हेड ऑफिस में। सो मैं सन 2007 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया। और रिलायंस के बाद मैं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, टाटा एआईजी के बाद एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस, जहां मैं लास्ट नेशनल मार्केटिंग मैनेजर था। मैं एक लाइन ऑफ बिजनेस पूरा ऑल इंडिया एक लाइन ऑफ बिजनेस देखता था कंपनी के लिए। उसी दौरान डॉक्टर करण गोयल सर वर्दी, डॉक्टर करण गोयल सर के साथ कुछ मुलाकातें हुई, कुछ डिस्कशंस हुए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो अलग सोचते हैं, वो आपकी सोच को चैलेंज करते हैं। वो आपके जो विचार हैं, जो एक नॉर्मल तरीके से विचार चल रहे हैं, उसको चैलेंज करते हैं। और वो मेरे थॉट प्रोसेस को चैलेंज करने लगे। वो चैलेंज करते थे कि जिंदगी में जो करना था कर लिया, बहुत नौकरी की, एक लेवल तक पहुंच गया, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन तक पहुंच गया। और जो एक आम मिडिल क्लास आदमी की जो एक अपेक्षाएं होती हैं लाइफ से, घर है, अपना घर है, अच्छी फैमिली है, बच्चे अच्छा पढ़ गए हैं, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, चलो अब कुछ डिफरेंट करो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। सो उसी दौरान एक हुआ कि चलिए मिलके काम करते हैं, कुछ साथ में काम करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को मैंने ईवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया। और डिस्कशन हुई यूथ के बारे में, बच्चों के बारे में। बच्चों का क्या है, बच्चे क्या है हमारे, क्या उनका फ्यूचर है, क्या हम देखते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनकी कैरियर काउंसलिंग, उनको कैरियर दिखाना, उनकी पर्सनैलिटी बनाना, उनको उनमें स्किल्स लाना, उनमें अच्छी क्वालिटीज लाना, वो सब बात वहां से डिस्कशन शुरू हुई। डिस्कशन कहां से शुरू हुई दोस्तों? डिस्कशन इस एक स्टेटमेंट से शुरू हुई। स्टेटमेंट था मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे। उनका कहना था कि हम भविष्य को तो बच्चों के लिए नहीं बना सकते, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, भविष्य का हमें मालूम नहीं है, अगले पल क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे यूथ को तो हम भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। ये एक सोच थी डॉक्टर करण गोयल सर के दिमाग में, जिसको लेके वो आगे बढ़े। और उन्होंने मुझे ये बोला कि ये काम एक करना है, ये काम साथ में मिलकर करते हैं, जॉइंटली। हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स हैं, इतनी अच्छी टीम्स हैं, सब मिलकर यूथ के लिए कुछ करते हैं। सो उस सोच को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर अवर यूथ, बट वी कैन बिल्ड अवर यूथ फॉर द फ्यूचर। उसको लेके यूथ के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं। यूथ क्या है हिंदुस्तान का यूथ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रेस्टलेस यंग इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में शायद आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। बिटवीन 18 से लेके 25-26 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में। बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत एम्बिशियस, बहुत फोकस्ड, जो करना चाहते हैं वो करके रहते हैं और उसकी तरफ पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। और उसके साथ साथ क्यूरियस भी बहुत है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत प्रश्न है मन में। और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कुछ करने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है हमारे आज के यूथ में, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है। क्योंकि यूथ जो हमारा है बहुत, दे आर फुल ऑफ वाइटैलिटी, बहुत एनर्जी है उनमें, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है उनका, बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन। जो काम शायद मैं एक तरीके से करने के बारे में सोच सकता हूं, उनके पास 10 रास्ते होंगे वो काम करने के, और 10 के 10 ठीक होंगे वो रास्ते। 10 तरीके इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सोच बहुत बड़ी है उनकी, और बहुत ज्यादा लगन के साथ, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं। और अगर कोई कहे कि आज का यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मैं उस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। हमारा जो आज का यूथ है, हमने अपने समाज में देखा है, अपने परिवार में देखा है, परिवार की तरफ, समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ, हर तरफ हमारा यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा यूथ एक बहुत ज्यादा ऑडेसिटी भी रखता है। ऑडेसिटी नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। ऑडेसिटी से मेरा भाव है कि हमारा जो यूथ है, आज का जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, वो खड़े होके प्रश्न करने की हिम्मत रखते हैं। वो खड़े होके ठीक को ठीक और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। उनमें इतना दम है, इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत है उनमें, इतना करेज है उनमें कि वो खड़े होकर बात कर सकते हैं, ठीक को ठीक, गलत को गलत कह सकते हैं। हम अपने फैमिलीज में देखते हैं, अपने समाज में हम इस चीज को महसूस करते हैं। तो हमारा जो यूथ है
बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक, बहुत बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक और बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी है। नए नए शौक, नए नए चैलेंजेस लेना, हर चीज के लिए, हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेना, बहुत ज्यादा हमारे यूथ में ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा क्वालिटी है हमारे यूथ में। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, हिंदुस्तान के नोबल नोबेल प्राइज विनर, उनका यह मानना था समस्त विश्व के नौजवानों के बारे में, नवयुवकों नवयुवतियों के बारे में उनका मानना था कि समाज का कोई भी अंग, जो युवाओं की जो ताकत है, उनका जो आइडलिज्म है, उनमें जो जोश है, उनमें जो हिम्मत है, उसको समाज का दूसरा कोई अंग मैच नहीं कर सकता। चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, समस्त विश्व का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, आइडियलिस्टिक होता है, बहुत ज्यादा आइडियल उनमें होते हैं, बहुत एंथुसियाज्म होता है और बहुत करेज होती है। ये हमारे यूथ की, और यही हमारे हिंदुस्तान के यूथ की क्वालिटीज भी हैं। हमने जो पहले देखा, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं यूथ से, हम क्या चाहते हैं यूथ से? हम यूथ से चाहते हैं कि यूथ हमारा पढ़ाई करे, पढ़ाई के सिवाय और कुछ ना करे। पढ़ाई किसके लिए करे? भविष्य के लिए, सपनों के लिए। किसका भविष्य, किसके सपने, अपने या किसी और के? ये एक प्रश्न है उनके सामने, और आपके माध्यम से मैं उन युवाओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, उन युवतियों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए या किसी और के लिए? ये पहले उनको इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है, उसके बाद बाकी सब बातें होती हैं। अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं तो जहां हमने देखा यूथ की इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, कितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है उनमें, कितना एंथुसियाज्म है, कितनी अच्छी बातें हमने देखी यूथ में, लेकिन समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हम क्या कर रहे हैं यूथ के लिए? क्या हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हम उस पर पूरा उतरे हैं? Have we really come up to their expectations? That is the question. That is the question we have to ask ourselves as a society, as the thinkers of the society, as the leaders of the society. We have to ask ourselves, क्या हमने उनके लिए कुछ किया है? किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पे पूरे उतर रहे हैं? वो जो चाहते हैं, क्या वो हम कर रहे हैं? इसका जवाब शायद बहुत अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान की यूथ की अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो एक डेटा है मेरे पास जो ये बताता है कि सन 2020 में तकरीबन 15 करोड़ बच्चे थे जो 18 से 23 साल की उम्र के बीच के थे। 15 करोड़ बच्चे 130 करोड़ में से बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा पूल है। और हिंदुस्तान की सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अगर मिल भी जाएं तो भी एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां नहीं दे पाती। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों कि 14 करोड़ बच्चे या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। उनको उनकी क्षमता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो जो डिजर्व करते हैं उनको उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिलती हैं। उनके टैलेंट का यूज उस हिसाब से नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 साल का एक डेटा मैंने देखा, जो मैंने पिछले 15 साल का डेटा निकाला 2020 में, उसका सन 2006 से लेकर सन 2020 तक, जहां सन 2006 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% पे था, वही सन 2012 में बढ़ के 21% के ऊपर निकल गया और सन 2020 में तकरीबन 24% के आसपास पहुंच गया। ये माना जाता है कि 18 से 25 साल के बीच में हमारे यहाँ कुछ 18-19 करोड़ युवक और युवतियां हैं। सो आप जस्ट एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करके सोचें, हमारे समाज में, हमारे भारत में तकरीबन 4.25 से 4.5 करोड़ बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं। मैं अनएम्प्लॉयड कह रहा हूं, अंडर एम्प्लॉयड भी नहीं कह रहा। उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई जीवन कैसे बिताना, उनके पास कोई साधन नहीं है, कल कैसे निकलेगा मालूम नहीं है, जिंदगी कैसे बीतेगी पता नहीं। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस एज अ सोसाइटी। कोई भी गवर्नमेंट रही हो, आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी साल कम नहीं हुआ है, साल दर साल बढ़ता गया है। बहुत हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है। हम बच्चों को सही डायरेक्शन में, प्रॉपर उनकी योग्यता के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सो क्लियरली दोस्तों, बच्चों का जो भविष्य है तो बहुत ज्यादा स्वर्णिम नहीं है। अगर अंधकार में नहीं है तो स्वर्णिम भी नहीं है। इसको कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है उसकी वजह से कि बच्चों में बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम अपनी फैमिलीज में देख रहे हैं
अपने समाज में देख रहे हैं, अपने नेबर्स में देख रहे हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम समाज की तरफ से उनकी तरफ उनसे जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम जो सोचते हैं कि ये अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अपना और अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी एक जिंदगी तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। सो दे आर गेटिंग अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, लाचार महसूस करते हैं अपने आप को। उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा जो यूथ है वो डायरेक्शनलेस होता जा रहा है, दिशाहीन हो रहा है। दूसरे शब्दों में, हमारे जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, हम उनका टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, बेकार जा रहा है उनका टैलेंट। बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनका टैलेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है। सो इसका अगर देखने जाए तो एक कारण उसका जो मुझे समझ में आता है वो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वो हमें ज्ञान देता है, शायद नहीं। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें क्या देता है? एक डिग्री देता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं देता हमें। और डिग्री तो दोस्तों आज की डेट में पाना बहुत आसान है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। एडमिशन लीजिए, 5 साल काम करिए, वहां पे पढ़िए, जाइए क्लास में बैठिए, नोट्स लिखिए, एग्जाम में वही नोट्स दोबारा वो आप याद करके जाए, वही दोबारा लिख दें, मार्क्स ले लें, डिग्री ले लें। लेकिन उसके साथ हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है? आई डाउट, आई डोंट थिंक सो। सीपी गुरनानी जी टेक महिंद्रा के सीईओ हैं। 2018 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत बवाल भी मचा था, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन बात उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में आईटी ग्रेजुएट्स जो होते हैं एक साल में, सिर्फ 6% ऐसे होते हैं जो नौकरी देने के लायक होते हैं, दोज वर फिट फॉर हायरिंग। 94% बच्चे, 94% बच्चे फिट नहीं होते हैं नौकरी के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है कि वो जो बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ 6% बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, कुछ ना कुछ एडिशनल स्किल्स, एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट शेप देते हैं। मेरे हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, लेकिन सत्य है, ये हकीकत है ये कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम शायद हमें सिर्फ कहीं कहीं हमें ज्ञान नहीं देता। जिंदगी कैसे जीनी, जिंदगी कैसे जीनी, उसके बारे में कुछ नहीं समझाया गया। टीचर्स जो खुद एक जॉब करते हैं, वो बच्चों को दे जस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर अ जॉब, एक नौकरी के लिए तैयार करते हैं। जिंदगी है, प्रॉब्लम्स आएंगी, दुविधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, एब्सोल्युटली। अब ये तो हो नहीं सकता कि हमारा हर पल, हर क्षण खुशियों में बीते, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए जिंदगी में, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, इन लाइफ के चैलेंजेस को कैसे दूर करना, उसके बारे में कुछ बात नहीं करता। उसके साथ साथ हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना आपने, उसके बारे में कुछ नहीं बात करता। जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात करता हूं, एंटरप्रेन्योर चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे आप अपने किसी बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर स्किल्स बहुत जरूरी है। और हमारे जो इवन जो बिजनेस स्कूल्स हैं, वो भी शायद एक नौकरी के लिए तैयार करते हैं, बिजनेस के लिए तैयार नहीं करते हैं। आज की डेट में बिजनेस की तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब भी एक बिजनेस है। जॉब आज की डेट में 9 to 6 जॉब नहीं रह गया है, जॉब को भी बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि आज की डेट में रिक्रूटर्स ये देखते हैं बच्चों में कि क्या ये, अगर मैं इसको नौकरी दूं तो क्या ये बच्चा, ये बच्ची इस नौकरी को नौकरी की तरह लेगा या एज अ बिजनेस ट्रीट करेगा। अगर तो वो आपसे बिजनेस ट्रीट करेगा तो इसको बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा बढ़ाएगा, जिसमें इसका भी ग्रोथ होगा और कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और अगर ये नौकरी करने आएगा, सिर्फ 9 to 6 नौकरी करने आएगा, तो सिर्फ ये नौकरी करेगा। सो एंटरप्रेन्योर स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ कड़वे सत्य हैं दोस्तों, ये सत्य हैं, कड़वे हैं ये, यस है तो है। सो बच्चों के पास ऑप्शंस क्या है? क्या डिग्री लेना एक अल्टीमेट गोल डिग्री लेना है? सो क्या ये मैं मान लूं कि आज अगर मैं एक डिग्री लेता हूं तो मेरी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी? क्या ये मैं मान लूं? दूसरी तरफ, क्या मैं ये मान लूं कि अगर मैं डिग्री नहीं लेता हूं तो मेरी जिंदगी अच्छी नहीं बीतेगी? एब्सोल्युटली नॉट, बिग नो। विश्व भर में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने शायद हाई स्कूल भी पास नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में? दे हैव एक्वायर्ड स्किल्स व्हिच हैव मेड देम सक्सेसफुल। कुछ ना कुछ ऐसा सीखा है उन्होंने जिससे वो सक्सेसफुल हुए। तो दोस्तों, ग्रेड्स मैटर नहीं करते, डिग्रीज मैटर नहीं करती।
आप क्या सीखते हैं, उसको अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे उनके चलते सक्सेसफुल बनाते हैं, वो मैटर करता है। लेकिन हम क्या पढ़ने, हम सीखने के लिए जाते हैं या डिग्री लेने के लिए जाते हैं? ये आप लोगों के लिए कि मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं। आप लोग इसका जवाब खुद ढूंढिए। ये मैं आप लोगों के लिए और आपके जरिए बच्चों को यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं? आप सीखना चाहते हैं या डिग्री लेना चाहते हैं? सो जनरली हमारी सोच यही है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा और उनको कुछ नहीं करना चाहिए, और किसी चीज के लिए उनके पास समय नहीं होना चाहिए। पुरानी सोच हो गई है, ये पुराने जमाने की सोच है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे आज से 35 साल पहले, तब की सोच है, 40 साल पुरानी सोच है। नए दौर की सोच ये है कि पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल भी कुछ करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज करना है अपने आप को, कुछ पार्ट टाइम जॉब करना है, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करना है। क्यों करना है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नई सोच ये है कि यस, बच्चों को पढ़ाई तो करनी ही है, यस वो तो उनका काम है, पढ़ाई तो इस एज में उन्होंने पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और कुछ भी उनको करना चाहिए। पढ़ाई इज गिवन, जिसको बोलते हैं ना गिवन, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ एडिशनल क्या किया? क्योंकि आज का जो रिक्रूटर है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, पर्सनल लाइफ से बता रहा हूं, कि आज का रिक्रूटर ये चीजें बहुत ध्यान से देखता है कि बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ और क्या किया है। क्या किसी स्पोर्ट्स में अच्छा किया है इन्होंने? क्या किसी एनजीओ के साथ इन्होंने कुछ काम किया है? क्या इन्होंने अपना कुछ छोटा बिजनेस शुरू किया? क्या इन्होंने कोई पार्ट टाइम जॉब किया? ये रिक्रूटर्स ये सब चीजें बहुत गहराई से देखते हैं। आज के कोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं दोस्तों। एक ग्रेजुएट साल का 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है, 10 से 15 लाख रुपए एक ग्रेजुएट होने के लिए खर्चा हो चुका होता है। और ये बच्चों को ये पैसे कहां से मिलते हैं? फाइनेंशियल हेल्प कौन करता है? या तो फैमिली एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प करेगी, या फ्रेंड्स करेंगे, या फिर आप बैंक से लोन लेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे। और दोस्तों सपने तो तब टूटते हैं जब ग्रेजुएट की डिग्री करने के बाद बाहर निकल के ये पता लगता है कि भाई तनख्वाह तो वही 10, 12, 15 हजार रुपए की मिल रही है। विकट परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन बच्चों के लिए। क्या करें? जिंदगी जिए या जो पैसे लिए हुए हैं पढ़ाई के लिए वो वापस करें? बहुत 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 मुश्किल में पड़ जाते हैं बच्चे। अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करूं, वहां भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। जहां ये मेरा डेटा नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स 25 मई 2019 को डेटा ये पब्लिश हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि सन 2015 में जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 3,34,000 बच्चों को एजुकेशन लोन किया था, वही संख्या 2019 में घट के 2,50,000 रही। हालांकि उनका जो अमाउंट ऑफ लोन था वो बढ़ गया था, लेकिन बच्चों की संख्या कम हो गई थी। और एवरेज लोन साइज जहां 2015 में 5,30,000 रुपए था, वही 2019 में बढ़ के 9,02,000 रुपए हो गया। इसके पीछे कोई अच्छी चीज नहीं हुई है इसके पीछे, जब एक्चुअली इसके बिल्कुल उलट हुआ है। एक्चुअली हकीकत में क्या हुआ है कि जो बैंक्स हैं उन्होंने जो अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन देना बंद कर दिया। वो लोन जिसके अगेंस्ट वो कुछ गिरवी नहीं रखवा सकते, वो लोन्स देने बंद कर दिए। 4 लाख तक के लोन्स, एजुकेशन लोन, बैंक्स कुछ भी गिरवी नहीं रखवा सकते। सो उन्होंने 4 लाख रुपए तक के लोन्स देने बंद कर दिए। उन्होंने बड़ी अमाउंट के लोन देने शुरू कर दिए हैं, जिसके अगेंस्ट वो बच्चों के पेरेंट्स का कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं, कोलेटरल लेते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं। वो बैंक की एफडी हो सकती है, वो ज्वेलरी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। सो दैट कल को जब ये बच्चे पढ़ के बाहर निकले और अगर ये लोन वापस ना कर पाए, किसी भी वजह से ये लोन वापस ना कर पाए, तो बैंक्स उनके पास जो गिरवी पड़ा हुआ है उसमें से अपने लोन की भरपाई कर लें, सो दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के ना बढ़े। मार्च 2015 में जहां नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 7% थे, वही 2019 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ के 12.5% बन गए थे। तो दोस्तों जस्ट इमेजिन, 12.5% बच्चे ऐसे थे जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना एजुकेशन लोन वापस नहीं कर पा रहे। तो सीधे सीधा या तो वो अनएम्प्लॉयड थे या वो अंडर एम्प्लॉयड थे। सीधे सीधा इसका मतलब यही है दोस्तों। सो यूथ क्या करें, बच्चे क्या करें, ऑप्शंस क्या है, क्या करना चाहिए? हम लोग, आप और मैं, हम मिलकर उनकी कैरियर की गाइडेंस, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। डिसीजन उनको खुद लेना पड़ेगा, उनको उनके पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, लेकिन उनको एक रास्ता हम दिखा सकते हैं। रास्ते पे चलना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि उन्हें अपने लिए काम करना है या किसी और के लिए काम करना है। सबसे पहला डिसीजन ये है। और उसके साथ साथ मेरा ये राय है कि पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ
कुछ कुछ किसी एक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, वो चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम बिजनेस करें, कुछ लैंग्वेज सीखें, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा करें, जो भी करें लेकिन अच्छा करें। मैं एक सीरियल देख रहा था, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आ रहा था, उसमें कहता था डोंट बी अ मिनिमम गाय, मींस छोटे मत रहो, बड़े बनो। सो उसके लिए उसके चलते उनको स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, ऐसे स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी जो उनको उनके कैरियर में, वो कैरियर नौकरी भी हो सकता है, वो कैरियर बिजनेस भी हो सकता है, उसमें आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। ये स्किल्स क्या है आगे चल के हम देखेंगे, बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन जब मैं बच्चों से ये बात करता हूं तो बच्चों का सबसे पहला जवाब ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। मैं अगर कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ सीखना है मुझे, तो टाइम तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। मेरे अंदर थोड़ी सी वो लगन होनी चाहिए वो करने की, टाइम अपने आप निकल आएगा। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे बहुत बड़ा बहुत समय होता है, उसमें से 2-3 घंटे निकालना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल टाइम निकल आएगा। ये एक बिल्कुल एक जिसको कहते हैं लेम एक्सक्यूज है। दूसरा बच्चों का जवाब होता है कि आप जो क्वालिटीज की बात करते हो, आप जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हो, आप जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ये जो कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, ये कोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूं, यस ये कोर्सेज एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कोर्सेज करना जरूरी है? क्या ये ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज करना है कि बड़ी बड़ी फीस भरना, क्या ये जरूरी है? मैं नहीं मानता हूं। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके चलते हम ये जो स्किल्स, ये जो क्वालिटीज, ये जो पर्सनैलिटी है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी भी क्लासरूम की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऑनलाइन क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कैसे कर सकते हैं आगे चल के हम देखते हैं। तो ये स्किल्स की बातें हो रही हैं, स्किल्स क्या हैं, स्किल डेवलपमेंट। मेरा अभी फिल ये मशवरा है कि बच्चों को, यूथ को, आपके जरिए यूथ को मैं ये कहना चाहता हूं, आपके जरिए बच्चों को ये मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने के बारे में सोचें ही नहीं, डेफिनेटली कुछ करें उसके बारे में, कुछ पार्ट टाइम जॉब करें, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करें, पैसा कमाना सीखें। जब भी आप पैसा कमाएंगे, अपने आप वो जो स्किल्स हैं अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो स्किल्स हैं ये किसी क्लासरूम में नहीं सिखाए जा सकते, ये किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाए जा सकते। ये आप तभी सीख सकते हैं जब आप कुछ करेंगे, जब आप रियल लाइफ में काम करेंगे, तभी आप सीख सकते हो। तो सोचिए जरा इसके बारे में, जस्ट सोचिए। बच्चों को मेरा ये मशवरा है, मेरी ये राय है आपके जरिए कि बहुत एनर्जी होती है आप में, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं, कंस्ट्रक्टिव काम करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। सोफा पे बैठ के मूवी देख ली, क्रिकेट मैच, रिपीट क्रिकेट मैच, हाईलाइट्स, फुटबॉल, उसमें अपना टाइम जाया मत करें। ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने आप को एंगेज करें which add value to your life, which really help you in your career, which really help you in a successful career. So दोस्तों, if you will work now, you will relax later, and if you relax now, trust me, you will be worrying all your life, you will be working forever, और उम्र से पहले बूढ़े लगने लग जाओगे दोस्तों। 45 की उम्र में 60 के लगने लग जाओगे, हकीकत बता रहा हूं, फैक्ट है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क स्मार्टली कैसे करना ये सीखना पड़ेगा आपको, और ये तभी सीख पाओगे जब कुछ रियल लाइफ में कुछ काम करोगे। तो मेरी आपको यही राय है, मेरा यही मशवरा है, दिस इज माय सजेशन, अर्न व्हाइल यू लर्न एंड यू विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी आल्सो। Before we get into the skills, before we get into the qualities, before we get into the personality, let us talk about the qualities of a successful leader. जरूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल लीडर हो वो बहुत ज्यादा उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन हो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो 10th पास थे। उन्होंने अपना करियर एज ए स्टेनोग्राफर शुरू किया था उस कंपनी में, और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। वो अपने अंदर उन्होंने क्वालिटीज, अपने अंदर स्किल्स डेवलप किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत पढ़ते थे वो, बहुत सुनते रहते थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत सीखते थे,
क्योंकि एक जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है और बहुत अच्छा लिसनर होता है, बहुत सुनता है, सबको ध्यान से सुनता है, उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। समय की कदर सक्सेसफुल लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता है। समय कैसे मैनेज करना है बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ज्यादा दृढ़ता, बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, ये लॉकडाउन का पीरियड था। लॉकडाउन के पीरियड में जैसे आप सबको मालूम है हर कोई घर पे ही था। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो ऑनलाइन मीटिंग होती थी, ऑनलाइन मीटिंग में बात करने लगे, ऐसे बात करने लगे लाइट हल्के फुल्के माहौल में। कहने लगे कि टेम्पटेशन बहुत होती है, घर पे बैठे हैं तो बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होती है कि नेटफ्लिक्स देख लें, कि मूवी देख लें, लेकिन यार मैं करता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ। मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है तो रात को 10:30 बजे के बाद, सब मीटिंग्स खत्म करने के बाद। बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। और पीपल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने लोगों को। दे ऑलवेज इंस्पायर देम टू डू बेटर, टू डू हायर, टू डू मोर, टू अचीव बेटर रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम, टू डू वंडरफुली वेल नेक्स्ट टाइम। बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। दे ह्यूजली इंस्पायरिंग लीडर्स एंड दे वैल्यू मनी लाइक एनीथिंग। बहुत कदर है इनको पैसे की। और ये लोग, ये जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं दोस्तों, ये सोल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताते हैं। सो जो स्किल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं जितना सीखा हूं अपने 35 साल के करियर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये जो मैंने नौकरियां की हैं 1988 से लेके सन 2021 तक जो मैंने जॉब्स की हैं, उसमें जो मैंने जो तथ्य निकाला है कि 8 स्तंभ हैं, 8 स्तंभ हैं स्किल्स के। 8 पिलर्स: टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ, डिसिप्लिन, परसिवरेंस एंड अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सो एक एक करके क्विकली वी विल हैव अ लुक। टाइम मैनेजमेंट, जैसे टाइम फ्लाइज, यस समय उड़ता है, जो पल बीत गया दोबारा नहीं आएगा। बट पायलट तो उसके हम ही है ना, वी आर द पायलट्स ऑफ द टाइम। इसको कैसे उड़ाना, इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना, इट्स अप टू अस। We have to decide because time is life. If I am wasting time, I am wasting my life. And if I master time, I will master my life. It is necessary in all walks of life. दोस्तों, कम समय में ज्यादा काम करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। और आप मेरी इस प्रेजेंटेशन से, स्लाइड से समझ ही गए होंगे कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाया जा सकता। जब आप काम करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करेंगे, तभी आप कम समय में ज्यादा काम करना, तभी आप सीख पाएंगे। पांच बेसिक स्किल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के: प्रायोरिटाइजिंग, स्केड्यूलिंग, कीपिंग अ टू डू लिस्ट, डेलीगेटिंग, इन्वेस्टिंग। प्रायोरिटाइजिंग मीन्स कौन सा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, उसके बाद उस सीरीज में काम करना। स्केड्यूलिंग, कौन सा काम कब और कितने समय में करना, दोनों इंपॉर्टेंट है, कब और कितने समय में करना, दोनों ये स्केड्यूलिंग। अपनी जेब में एक डायरी रखें, टू डू लिस्ट बनाएं। अक्सर चीजें भूल जाती हैं। रात, मैं तो कहूंगा रात को सोते टाइम अपने बेड साइड में एक डायरी रखे, डायरी और पेन। रात को नींद खुले, कुछ अच्छा विचार दिमाग में आ जाए, कुछ नया आइडिया आ जाए, इमीडिएटली लिखने, क्योंकि नेक्स्ट डे जब तक उठेंगे आप भूल जाएंगे। इमीडिएटली उसको नोट करें। डेलीगेट करें, बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करें, उनको बोलें कि ये करो, उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, उनको भी लगेगा, वो भी इंपॉर्टेंट फील करेंगे अपने आप। और रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ब्रेक्स हैं। 1.5-2 घंटे काम करने के बाद अपने एक ग्लास पानी पिए, एक कप चाय पिए, कॉफी पिए, जो भी आप पीते हैं, एक कप चाय या कॉफी पिए, 10-15 मिनट का ब्रेक है, आप देखेंगे एनर्जी वापस आ गई। और लंच करने के बाद आंखें बंद करके 15-20 मिनट आंखें बंद करके अपने दिमाग को दुनिया से स्विच ऑफ करके 15-20 मिनट रेस्ट करें। आप देखेंगे कि 15 मिनट के बाद आप में वही एनर्जी, वही ताकत फिर वापस आ गई है जो आपके पास दिन की शुरुआत में थी। सो टाइम मैनेजमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले बात की, आपको अपने लोगों को इंस्पायर करना है और बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए। इसके साथ साथ पीपल मैनेजमेंट बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करेंगे, बच्चे जब कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ जॉब करेंगे, सो लोगों से अपने काम कैसे निकलवाना, लोगों को अपनी राय कैसे बताना, लोगों को अपनी तरफ अपने साथ कैसे जोड़ना, ये सब पीपल मैनेजमेंट में अपने आप सीखेंगे बच्चे। अब महसूस कर रहे होंगे आप कि ये भी किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता है, ये अपने आप काम कर करके ही आता है। मनी मैनेजमेंट,
पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से एक कदम नीचे है दोस्तों, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। और ये चीज हम जितनी जल्दी से जल्दी समझ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मैं आप सब लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं। हमारी जिंदगी में पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। वो स्टेज पे खड़े होकर बात करना, वो आर्टिकल्स में लिखना कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, जिंदगी में पैसे के अलावा और बहुत कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सब बोलने के लिए बहुत अच्छी बातें दोस्तों। हकीकत ये है कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी से जल्दी हम और जितनी जल्दी से जल्दी हमारे ये युवा जो हैं इस बात को समझ लें, उतना ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि पैसा हर स्टेज पे चाहिए। हमें आगे अपना बिजनेस चलाना है, अपने एक लाइफस्टाइल जीना है, एक जिंदगी जीनी है, या फिर अपने जो हमने ये पैंडेमिक का दौर देखा, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, भगवान ना करे ऐसा टाइम हो अगर दोबारा हमारी लाइफ में आए तो उसके लिए हमें कुछ बचा के भी रखना है। जो पैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मनी मैनेजमेंट अगेन किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता दोस्तों। ये तो जब हम खुद कमाते हैं और खुद कैसे उसको जुडिशियसली खर्च करना, कैसे उसको प्रॉपरली खर्च करना, ये हम करके ही सीख पाएंगे दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी सक्सेसफुल कैरियर के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी इंप्रूव होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के कंटैक्ट में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे, सबकी सुनेंगे, उसके बाद एक डिसीजन लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता दोस्तों। डिसिप्लिन मेरे हिसाब से सबसे मजबूत स्तंभ किसी भी पर्सनैलिटी का, डिसिप्लिन, दृढ़ता। तो मैंने अपने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर की एग्जांपल दी, सर कि नहीं मेरा बहुत मन करता है यार, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ। इनडायरेक्टली वो हमें कह रहे थे कि अगर आप भी करते हो तो छोड़ दो, ये काम के टाइम काम, ये सब बात के शौक है, बाद में करेंगे। तो क्योंकि डिसिप्लिन के बिना दोस्तों जिंदगी नहीं होती। डिसिप्लिन जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में, हमारे अंदर क्वालिटीज डेवलप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं कि हमारे समाज में जो लोग सर्विसेज में हैं, जो लोग आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में हैं, समाज में उनको एक बेहतर दर्जा मिलता है। They enjoy extreme goodwill and respect in the society. Why? Maybe वो हमसे कम पैसा कमा रहे हैं, they are earning less than us, yes, but still they enjoy a better status. Why? Because they are disciplined. Discipline makes them this. Discipline makes them enjoy a higher level of trust, higher level of respect from the society. सुबह अगर 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करने जाना है तो जाना है, अगर शाम को 5 बजे गेम खेलने जाना है तो जाना है। जूते एकदम पॉलिश होने चाहिए तो होने चाहिए, शर्ट प्रेस होनी तो होनी चाहिए। सो दे लीव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, दैट्स व्हाई दे एंजॉय ग्रेट रिस्पेक्ट। डिसिप्लिन अगेन यू कैन नॉट लर्न इन अ क्लासरूम दोस्तों। डिसिप्लिन तो काम करके ही आता है, जब आपको टाइम भी मैनेज करना है, पैसा भी मैनेज करना है, तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन सीख जाते हो दोस्तों। और positive attitude to life, I need not say much about it, because you cannot live a positive life with a negative mind. To have positive results, आपको positive attitude रखना ही पड़ेगा, because positive attitude is that little thing which makes big difference between excellent and average results. और आप और मैं, समाज में हर कोई उन लोगों की कंपनी चाहता है जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो लोग परेशानियों से घबराते नहीं है, जो लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, जो हर चीज के बारे में कंप्लेंट करते हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं। इन दोनों में से वी ऑलवेज वांट द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। जो लोग, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा हंसमुख, हमेशा हंसते हुए, हमेशा नो प्रॉब्लम, जिनका एटीट्यूड होता है नो प्रॉब्लम, वी विल हैंडल इट, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो बहुत बढ़िया। पूछो कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, सर कोई परेशानी ना कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। हमेशा हम लोग उन लोगों की कंपनी चाहते हैं। सो मेरा आप लोगों को आप ये कह लीजिए कि मेरा एक गुरु मंत्र है आप लोगों को, जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए दोस्तों। अपने आप बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, अपने आप बहुत सारी कमियां दूर हो जाएंगी। और ये चीज बच्चों को भी बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए, और तभी सीख पाएंगे जब पढ़ाई के साथ सब कुछ करेंगे। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। इट इज दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड।
नेवर रेस्ट टिल सक्सेसफुल। ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं, द जॉब दैट यू वांट टू डू, ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी आप करना चाहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है, तो इसके करने से किसी का नुकसान नहीं है और ये लीगल है, तो डेफिनेटली उसको करिए। एक बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, 2 बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, 3 बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, चौथी बार डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। और ये क्वालिटी बच्चों में शुरुआती दौर से ही इनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। परसेवरेंस की सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे सामने डॉक्टर नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के से उनका ताल्लुक है, वहां के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साउथ अफ्रीका, जैसे कि आप सब जानते हैं, वहां रंगभेद की नीति थी, वहां का कानून था कि जो गोरे हैं वो गोरे एक स्टेप ऊपर माने जाते थे बाकी लोगों से। जो इंडियन डिसेंट के लोग थे या जो नीग्रोस थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन्स का दर्जा दिया जाता था। आपने महात्मा गांधी जी की स्टोरी पढ़ी होगी, कैसे डरबन में उनको ट्रेन फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन से, और वो हिंदुस्तान वापस आए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, कैसे उन्होंने हिंदुस्तान में, कैसे उन्होंने उनकी भी एग्जाम्पल परसिवरेंस की, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट, लगे रहे उसके पीछे, और एंड ऑफ द डे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा के माने। वही डॉक्टर नेल्सन मंडेला, उन्होंने कहा था कि इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। 40-45 साल जेल काटी डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने, यातनाएं सही, लेकिन अपनी लाइफ टाइम में ही इंश्योर्ड कि भाई वहां रंगभेद की नीति खत्म हो, कानून चेंज हुआ, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, एवरीबॉडी हैज सेम राइट्स, वहां पे कानून पास हुआ, उनकी लाइफ टाइम में पास हुआ। और हमारे यहाँ तो महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंट, उनका मानना था कि प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होना चाहिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते रहे, पूरी जिंदगी दे दी अपने उस मूवमेंट को, फ्रीडम मूवमेंट को। परसिवरेंस की ये 2 एग्जांपल्स सबसे बड़ी मेरे सामने। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो तब तक लगता है कि नहीं होगा, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, जब तक वो कर नहीं लिया जाता। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में परसिवरेंस। ये वो है परसिवरेंस, वो चीज है, वो क्वालिटी है, वो ट्रेट है, वो पर्सनैलिटी है विच कन्वर्ट्स इम्पॉसिबल टू आई एम पॉसिबल। इसके साथ नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोल्यूशन प्रोवाइडर। बच्चे जब पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करेंगे, कुछ बिजनेस की जॉब करेंगे, अपने आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे। दिक्कतें आएंगी, कोई भी काम आसान नहीं होता, सीधे सीधा बिना अड़चन के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि काम में अड़चन ना आए। अड़चने आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बच्चे वो सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक सोल्यूशन प्रोवाइडर का एक क्वालिटी डेवलप होगा। और ये क्वालिटी अगेन किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। दे विल बिकम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट द रीजन टू स्टॉप, प्रॉब्लम इज नॉट द रीजन टू क्विट, प्रॉब्लम इज नॉट द रीजन टू गिव अप। सोल्यूशन ढूंढने हैं, उसके सोल्यूशन लाने हैं, काम जो करना है उसको पूरा करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना। प्रॉब्लम है, भाग जाना तो बहुत आसान है, वो तो कायरता है। एंड ऑफ द डे तो सक्सेसफुल तो वही है ना जो प्रॉब्लम को दूर करते हैं, प्रॉब्लम को दूर करके अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं, अपने उसको पूरा करते हैं जो काम उन्होंने अपने हाथ में किया। इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना एडिशनल कुछ शुरू करते हैं, वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट। इन बच्चों में स्टेज का फिर बिल्कुल नहीं होता। ये कितनी भी बड़ी गैदरिंग हो, कितने भी बड़े लोग हो, कुछ भी हो, वो उनको एड्रेस करने में बिल्कुल नहीं घबराते। स्टेज फियर इज 0। और इन बच्चों में, शायद आप में और मेरे में, वो एक जो डर है रिजेक्शन का, फेलियर का, कि शायद मेरा ये आइडिया फेल ना हो जाए, शायद ये मेरा आइडिया रिजेक्ट ना हो जाए, जो हमारे अंदर एक डर होता है जिसकी वजह से हम काफी चीजें नहीं करते हैं। बच्चों में ये डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो नई नई चीजें, नई नई सोच, नए नए विचार, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और इन बच्चों में सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आता है। और दोस्तों यकीन मानो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए। बच्चे जब पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनल करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे, अपने आप ये अंदर डेवलप होगा। और अगेन मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों कि उनके जो बायोडेटा है, उनका जो सीवी है, इसमें इसका बहुत बहुत ज्यादा वजन होता है। ये बच्चे चाहे आगे चल के कुछ हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, कुछ नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, ये बच्चे भीड़ में से अलग चमकते हैं।
अलग दिखते हैं ये बच्चे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूज फेस करते हैं, और जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको भी इनमें कॉन्फिडेंस आता है कि यस, ये वो बच्चे हैं जो कुछ कर सकते हैं। जब उनका बायोडेटा देखते हैं, इन बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ ये काम किया, यस, ये वो बच्चे हैं, डेफिनेटली इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और ये बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, आपके जरिए मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनल करें, कुछ साथ में काम करें, बिजनेस करें, जॉब करें, पार्ट टाइम, डेफिनेटली आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज डेवलप होंगी। और मैं आपको एश्योर करता हूं इस चीज का, आपका जिंदगी बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन निकलेगी। यू विल डू फैंटास्टिकली वेल, चाहे वो आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो। यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी ह्यूजली सक्सेसफुल, ये मैं कहना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज व्हाई यूथ। मैं बच्चों के साथ काम क्यों करूं? मुझे उनके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यस। मुझे उनके साथ ज्यादा उनको 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 ज्यादा फॉलो अप करना पड़ेगा, यस। ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यस। आप ये बच्चे क्यों काम करें, पढ़ाई के साथ साथ क्यों कमाई की तरफ जाएं? मेरा जवाब यही है, क्यों ना जाएं। मेरा जवाब ये है। तो जब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, बच्चे अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट पढ़ाई की खुद करते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें यह था कि यूनाइटेड स्टेट्स में हाई स्कूल के बाद जो बच्चे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, 81% बच्चे, 81% बच्चे अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। सिर्फ 19% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं फॉर हायर स्टडीज। मेरे खुद के चाचा यूएस में रहते हैं, 3 बच्चे हैं, उनके 2 बेटियां हैं, फिर एक बेटा है, तीनों एमडी हैं, डॉक्टर्स हैं तीनों। और आपको तो मालूम है कि वहां पे एमडी की पढ़ाई कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी मुश्किल है, आपको मालूम है। मेरे तीनों कजन्स ने रेस्टोरेंट्स में क्लर्क्स का काम किया, कैश रजिस्टर पे काम किया, वेटर्स का काम किया रेस्टोरेंट्स में, और 10th के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को खुद सपोर्ट किया, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत फख्र है उनको उस चीज में कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट खुद किया है, हमने किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लिया है। और हमारे जो हिंदुस्तानी बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी तो यही काम करते हैं, वहां की गवर्नमेंट एनकरेज करती है। मैं किसी के लिए देख रहा था कनाडा के लिए देख रहा था, न्यूजीलैंड के लिए देख रहा था, किसी बच्चे के लिए, तो वहां पे बड़ा क्लियरली बोला था उन्होंने कि भाई फर्स्ट ईयर आपको पैसे देने पड़ेंगे, फीस वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड ईयर से हम इनको परमिट करेंगे, ये बच्चे हफ्ते में 20-20 घंटे काम कर सकते हैं। तो 20 घंटे काम करेंगे, मिनिमम $15 का वेज है वहां पे, मिनिमम। आपसे ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन मिनिमम $15। तो $15 का मतलब हुआ $300 हफ्ते के, मतलब $1200 महीने के। उसमें आपका खर्चा निकल जाता है, आपकी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है उसमें। सो पेरेंट्स पे बर्डन उतना कम हो जाता है, और ये बच्चे भी, हमारे खुद के बच्चे भी बड़ा फख्र महसूस करते हैं उसमें, बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हैं। लेकिन हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा समाज थोड़ा डिफरेंट है। हमारे समाज में सोसाइटी और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है। रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता, मुझे आज तक समझ नहीं आई है। आई रियली डोंट नो। फॉर मी, कोई ऐसा काम जो मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाए वो अच्छा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो रेस्टोरेंट में वेटर का काम हो सकता है, वो टैक्सी चलाना हो सकता है, वो स्टोर में खड़े होकर कैश रजिस्टर पे काम करना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाए, जो मुझे जिंदगी जीने में हेल्प करे, वो काम अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ मेरा बच्चा वेटर का काम करेगा, लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे, इट्स ह्यूज प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। हम लोगों की सोच के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं बनिस्बत कि मेरे लिए क्या अच्छा है। We don't care what is good for us. We just care what will people think. We think what will people think. अरे लोगों को छोड़ो यार, अपना देखना चाहिए हमें अपना देखना चाहिए, मुझे क्या, मेरे लिए क्या ठीक है। वेस्ट में कोई भी काम अच्छा माना जाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को बचपन से आदत ये डाली जाती है कि वो टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में जब बच्चे होते हैं, छोटे यंग एज में, पेरेंट्स उनको लेमनेड बना के देते हैं, नींबू शरबत बना के देते हैं कि आप घर के बाहर आप एक स्टॉल लगाइए, टेबल रखिए, कपड़ा रखिए, उस पर जग में नींबू शरबत लेके बेचिए, और वहां पे जो पासर्स बाय होते हैं वो उनसे खरीद के पीते भी हैं। सो बच्चों में उससे क्या हुआ, 2-3 चीजें उसमें होती हैं। एक तो बच्चों में डिग्निटी ऑफ लेबर आता है,
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, ये बचपन से वो सीखना शुरू कर देते हैं। और ये वेस्ट और ये स्पेशली यूएसए में ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये। तो बच्चे एक तो सबसे पहले उनमें डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। दूसरा उनमें ये होता है कि वो उनमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की थोड़ी एक आदत डलनी शुरू हो जाती है। और तीसरा वैल्यू ऑफ मनी समझ आती है, कदर समझ आती है पैसे की, क्योंकि कदर क्या है, पैसा क्या है, पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जा सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे समाज का ये प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा चेंज होने में, यस। तो फिर बच्चे क्या करें, यूथ क्या करे? एंड ऑफ द डे तो हमें, जैसे मैंने पहले बात की कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं देना, हमने तो सोल्यूशन प्रोवाइडर भी बनना है, हमें सोल्यूशंस भी देने। बच्चे क्या करें? वो सॉल्यूशंस डिस्कस करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हमारे बीच में से, हमारे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड परिवार में से आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल ऐसी जिन्होंने अपनी पढ़ाई यूएसए में अपनी पढ़ाई खुद अपनी कमाई से की। ही इज नन अदर देन अवर रिस्पेक्टेबल डॉक्टर करण गोयल सर। डॉक्टर करण गोयल सर आप लोग जानते हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूएसए में की। मैं ऐसे उनके साथ एक दिन लाइट मूड में बात कर रहा था, बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था, जनरल चिट चैट कर रहा था। तो वैसे टी शर्ट के मैं खुद वहां स्टोर में 2 घंटे काम करता था, हर रोज स्टोर में 2 घंटे काम करता था। वैसे ऐसा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी फैमिली सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ही सेड कि वहां पे हर कोई करता है, एवरीबॉडी डज, हिज स्टेटमेंट वाज एवरीबॉडी डज इट, सो आई आल्सो डिड इट, व्हाट इज द बिग डील? एवरी डे आई यूज्ड टू वर्क फॉर 2 hours in the store, earn my money, pay my fees, that's it. So दोस्तों, डॉक्टर करण गोयल सर कर सकते हैं, तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? हमारा जो यूथ है वो क्यों नहीं कर सकता? उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, फैमिली बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती थी, पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टिल ही डिसाइडेड नो, आई विल डू इट ऑन माई ओन एंड सी आज वो कहां पे है। कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड खड़ा किया, अपने दम पे खड़ा किया, चला रहे हैं। तो दोस्तों सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन फिर मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट इजी, आई विल नॉट से इट इज इजी। यस, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हैं आप लोग अपने करियर में, यस, लेकिन मेहनत उसके पीछे बहुत है, ये आप भी जानते हैं। बट उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग हमें बहुत इंडिपेंडेंस देता है, फ्रीडम देता है, यस, पैसा भी देता है, यस ऑफ कोर्स। हम जो करना चाहते हैं एब्सोल्युटली वो भी करते हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ कमाई कर सकते हैं, हम ऐसे स्किल्स एक्वायर करेंगे, जो मैं स्किल सेट्स की बात की, जो मैंने क्वालिटीज की बात की, जो पर्सनैलिटी की बात की, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कर पाएंगे आप बच्चों के अंदर, जो सक्सेसफुल कैरियर देगा, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस देगा। और उसके साथ साथ बच्चों के जो सपने हैं जिंदगी जीने के, जो उनकी आंखों में ख्वाब है जिंदगी जीने के, एब्सोल्युटली दे कैन फुलफिल इट। गाड़ी, बाइक, फॉरेन ट्रिप्स, सब कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल नेटवर्क मार्केटिंग। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेंथ आप लोग तो मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं तो बहुत नया हूं इस इंडस्ट्री में, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग की मेरे से बहुत अच्छे से जानते हैं। अगेन मैं अपनी पर्सनल लाइफ से स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करना चाहता हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये दिसंबर 2001 की बात है, समवेयर अराउंड, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये 28 दिसंबर के आजू बाजू की बात है। 28 दिसंबर धीरूभाई अंबानी का बर्थडे होता है, और रिलायंस इंडिया मोबाइल, जो इन्होंने टेलीकॉम कंपनी शुरू की, रिलायंस टेलीकॉम, 28 दिसंबर को लॉन्च की। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली के फिकी ऑडिटोरियम में मुकेश अंबानी जी को सुनने की। मुकेश अंबानी जी वहां पे आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, उन्होंने एक गैदरिंग को एड्रेस किया था। मैं उस टाइम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में था, हम लोगों को भी इनवाइट था, हम लोग भी गए थे। सो हम लोग भी टेलीकॉम में भी काम कर रहे थे उनके साथ। तो उनका जो थॉट प्रोसेस था, वो कंपनी लॉन्च करने के पीछे धीरूभाई अंबानी का थॉट प्रोसेस ये था कि मैं इतनी सस्ती कॉल दूंगा हिंदुस्तान को कि एक पोस्ट कार्ड, उस टाइम पोस्ट कार्ड की पैसे कीमत 40 पैसे होती थी, कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता होगा। मैं वो एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं। और वो कंसेप्ट क्या था दोस्तों? कंसेप्ट ये था कि हमने 1 लाख अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने हैं इंडिया में। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स होंगे, हमारे साथ हमारे जो फील्ड फोर्स होगी, 1 लाख अपॉइंट करने हैं। और 1 लाख बंदा आगे 10-10
मोबाइल फोन्स बेचेगा। सो 10 लाख फोन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बिकेंगे, ये टारगेट लेके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रेंथ वो भी समझ रहे थे, वो भी जान रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रेंथ क्या है। और अपने आप में रिलायंस इंडिया मोबाइल ने एक रेवोल्यूशन था दोस्तों। मैंने रिलायंस इंडिया मोबाइल के स्टोर्स के बाहर लाइन लगते हुए देखा है कनेक्शन लेने के लिए, दंगे होते हुए देखा है, पुलिस बुलाई गई है, इतनी भीड़ हो जाती थी वहां पे फोन लेने के लिए, फोन खत्म हो जाते थे, लोग दंगा करते थे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और आज जो हम देख रहे हैं रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में टेलीकॉम की, मेजर सक्सेस गोज टू दैट पर्टिकुलर थॉट, सस्ता कॉल, मास के लिए कॉल। और कहीं ना कहीं उसमें जो 1 लाख एजेंट, पर एजेंट 10 टेलीफोन कनेक्शन, कहीं ना कहीं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो ये स्ट्रेंथ नेटवर्क मार्केटिंग की है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कैरियर है। बच्चों को ये कैरियर डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ अडॉप्ट करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज लाइक एनी अदर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड चलती है, रेगुलेटेड है। यूएसए में इट स्टार्टेड इन 1855 एंड इन इंडिया इट स्टार्टेड इन 1995 एंड फॉर मी इट इज अ ग्लोबल इंडस्ट्री व्हिच इज एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस, करोड़ों लोगों की मदद कर रही है ये इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग, they have to work under the law of the land, law of India. There are some laws formulated in which we have to work, and through you I want to give this message that Kiva Kaiko Industries Private Limited works within the framework, within the law of the land. We don't cut corners. हम लोग शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, हम लोग पूरी तरह से कंप्लायंट हैं, हम लोग बिल्कुल कानून का फॉलो करते हैं। So that's why we are such a respected and we are on such a growth path. We are such a respected direct selling company. Direct selling industry की अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं, वर्ल्ड वाइड इट इज क्लोज टू $200 billion industry. $200 billion, largest in United States, which is around $36 billion. Next is China, around $25 billion. और टॉप के 10 कंट्रीज देखें अगर यूएस चाइना को छोड़ दें तो बाकी छोटे छोटे देश हैं दोस्तों। कोरिया around $18 billion, जर्मनी $17.5 billion, जापान $15.5 billion, ब्राजील around $10 billion। कितने छोटे छोटे देश हैं, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान। But see the direct selling industry, the prospering, booming, just see कितना बड़ा इंडस्ट्री है वहां का ये। और अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट की मैं बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, तो एक पब्लिश रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि कोविड, द पेंडेमिक, महामारी का जब दौर था पूरा अप्रैल से सितंबर 2020, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिड 7,500 crores and grew by 4.7%। इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है। दिस इंडस्ट्री प्रोजेक्शन ये है कि 2021 में ये 15,930 करोड़ रुपए, मतलब तकरीबन मोटे मोटा 16,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होगी। और उसके साथ साथ बिग फोर ऑडिट फर्म्स हैं, केपीएमजी उनमें से एक है। केपीएमजी एंड फिक्की का एक रिपोर्ट है जो ये हमें बताता है कि सन 2025 में दिस इंडस्ट्री विल बी 64,500 करोड़। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 64,500 करोड़। इसमें से हम कितना लेना चाहते हैं, आप कितना लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री दोस्तों, आज की डेट में 16,000 करोड़। इसमें आप कितने बच्चों का भविष्य बना सकते हो, जस्ट सोचो। कितने बच्चों को आप अपने साथ जोड़ के उनको एक कैरियर दे सकते हो, जस्ट सोचो। कितने बच्चों को आप कमाई का एक जरिया, एक अच्छी जिंदगी जीने का जरिया दे सकते हो। जस्ट एक 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचो दोस्तों। वो मूवी का नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन शाहरुख खान की मूवी थी, इतना मुझे मालूम है। उसमें डायलॉग था ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अभी तो हमने ट्रेलर भी नहीं देखा इस इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री कहीं से कहीं जाने वाली है। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रह के हम अपना और हमारे यूथ का बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। सो मेरा आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है, एक यही सजेशन है, एक यही मशवरा है कि मैक्सिमम यूथ को अपने साथ जोड़ें, मैक्सिमम यूथ को जोड़ें, उनका एक कैरियर बनाए, उनका अच्छा होगा, उनका कैरियर बनाए, उनका अच्छा होगा, उनका कैरियर बनेगा, उनकी कमाई होगी,
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी भी कमाई बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आप पे भी उसका इफेक्ट आएगा, कहीं ना बिल्कुल आएगा, डायरेक्टली आपकी कमाई भी उसमें बढ़ेगी। जस्ट सोचे दोस्तों, 64,500 करोड़ में से हमने कितना लेना है? जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा कर पाएंगे। सोचे आज सोच लें कि इतने बच्चों को अपने साथ जोड़ना है। हर एक लीडर अगर ये सोचे कि मैंने 10-10 बच्चों को मैंने अपने साथ जोड़ना है एक एक महीने में, सोचे कितने कितने बच्चों का हम भविष्य बना रहे हैं, कितने बच्चों को उनके सपने जीने के लिए हम बिल्कुल बिल्कुल सपने जीने के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो जो करना चाहते हैं जिंदगी में से, वो जो पाना चाहते हैं, उनको उनको पूरा हासिल करने में उनकी पूरी हम मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों के क्विकली मैं आप लोगों को स्लाइड दिखा के जस्ट वांट टू मूव ऑन, क्योंकि और भी 2-3 स्लाइड्स और हैं आगे तो जिन पे मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूं आप लोगों के साथ। सो यूथ क्यों आए नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि उनके भी अपने डे टू डे खर्चे हैं, पॉकेट मनी तो लिमिटेड होती है, खर्चे हो सकता है ज्यादा हो, और अगर पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ेंगे, कमाई करेंगे तो और अच्छे से खर्च कर सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ा फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपनी फैमिली की हेल्प भी करना चाहते हैं फाइनेंशियली, बहुत अच्छी सोच है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। और आज का हमारा जो यूथ है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, होना भी चाहिए। मेरी सोच ये है कि समाज को बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि मेरी ये सोच है ग्रोथ तभी होती है, तरक्की तभी होती है जब हम एम्बिशियस होते हैं, जब हम कुछ और पाने की लालसा रखते हैं, हम और कुछ करना चाहते हैं, हम और कमाना चाहते हैं, तरक्की तभी होती है, ग्रोथ हमारी तभी होती है। तो बच्चे लाइफस्टाइल भी जीना चाहते हैं, तो गाड़ी, बाइक, गैजेट्स, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, हॉलीडेज, रेस्टोरेंट्स में खाना, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, लेकिन अपनी कमाई से, पेरेंट्स की कमाई से नहीं। वैल्यू ऑफ मनी तभी समझ में आएगी जब अपनी कमाई से करेंगे और ज्यादा एंजॉय भी करेंगे, ज्यादा उसको अच्छे से बेहतर तरीके से, they'll enjoy it much more from their own earnings। और हमारे जो बच्चे हैं बहुत समझदार बच्चे भी हैं, उनको ये भी मालूम है कि ये जो पेंडेमिक का दौर जिन्होंने देखा, ये महामारी का दौर देखा है, वो आगे के लिए कुछ बचा के भी रखना चाहते हैं, सो दैट उनकी जो फैमिली को एक लाइफस्टाइल जीने की आदत पड़ गई है, एक पर्टिकुलर उनको एक आदत है कि जिंदगी में ये सब सहूलतें होनी चाहिए, उनमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए आगे चलकर। इतना पैसा फिर होना चाहिए कि जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वही लाइफस्टाइल जीते रहे। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो पर्सनालिटी की मैंने बात की, जो 8 स्तंभ और ट्रेट्स की बात की, वो जो मैंने स्किल सेट्स की बात की, जो क्वालिटीज की बात की, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। ये आप लोगों ने भी महसूस कर लिया होगा कि वो जो चीजें हैं वो क्लासरूम ट्रेनिंग से नहीं मिल सकती हैं, वो काम करके ही मिल सकती है। तो दोस्तों, बच्चों को बिल्कुल जुड़ना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत अच्छा कैरियर रहेगा उनका इसमें। बच्चे जो हैं अपने जितना और जब चाहे उतना काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क एट देयर ओन पेस एंड टाइम, एंड इफ दे आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, they will be running their own small business, they will be running a small Kiva Kaipo Industries Private Limited, there will be no boss, it's not like 9 से 6 जाके I have to mark my attendance morning 9 o'clock, मुझे बायोमेट्रिक्स में अपना थंब लगा के अटेंडेंस लगानी है, मुझे लैपटॉप पे बैठ के अटेंडेंस लगानी, नो, whenever they want, how much they want, कितना उनको चेक लिखना है, कितना उनको पे आउट चाहिए, वो सब वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। they can earn as much as they want, and in that process they will develop a personality which is free of cost. So just imagine, study, income, personality, everything they will get when they join network marketing, and you also know it is a lifelong source of income. So why youth? Again, youth, हमारा आज का youth जो है, they are very good on digital technology, बहुत अच्छे से समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमने अपनी फैमिलीज में देखते हैं, बहुत अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। प्लस यूथ स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा टाइम उनका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब पे स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम। सो बहुत अच्छी पकड़ है उनकी इनसे सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छे से समझते हैं सोशल मीडिया में। एंड आई एम श्योर दोस्तों, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये जो बच्चे जो हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की उनकी जो समझ है, उसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इंटीग्रेट करें तो दे कैन मेक अ ह्यूज सक्सेसफुल कैरियर आउट ऑफ इट, दे कैन मेक अ ह्यूज सक्सेसफुल कैरियर आउट ऑफ इट।
नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन 21st सेंचुरी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन वायर में है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। 21 अगस्त 2030 को कोई भी वो बिजनेस जिसमें यूथ जुड़ता है, इट ग्रोज फास्टर, ज्यादा तरक्की करता है, बिकॉज यूथ कैन, जैसे मैंने पहले बात किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझते हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छे से समझते हैं, प्लस उसके साथ उनका अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनका लॉयल्टी आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अपने जो मेरा ढाई महीने का मेरा कैरियर रहा है कीवा कायपू में, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बचपन के दोस्त हैं, अभी भी इकट्ठे काम कर रहे हैं। लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा क्लियर लॉयल्टी होता है। प्लस जस्ट इमेजिन जब आप 18, 19, 20, 21 साल के थे, मैं जब था, तो दुनिया जीतने के हमें वो ख्वाब थे कि दुनिया को जीतना है, कुछ करके दिखाना है, हमने कुछ करके दिखाना है, अपना एक नाम बनाना है, वो करना है। ये एक बच्चों में बहुत ज्यादा जीद होती है, बच्चे ये करना चाहते हैं, और दोस्तों हम लोग उनको ये करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। और मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के पास आइडियाज बहुत होते हैं, और वो आइडियाज को एक्सप्लोर करने से घबराते नहीं है, क्योंकि उनमें फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फेलियर नहीं होता है, जो मैंने पहले बात की। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन फेलियर। 10 आइडियाज है, 10 पे काम करेंगे, ये उनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, 10 में से 9 शायद नहीं चलेंगे, लेकिन एक जो चलेगा वो इतना शानदार, इतना बेहतर, इतना अच्छा, इतना ऊपर लेके जाएगा कि दंग रह जाएगा हर कोई उनका वो देख के, उनकी तरक्की देख के, तो ग्रेट, बहुत बहुत दंग रह जाएगा। तो दोस्तों, बच्चों को अपने साथ जोड़ना बहुत ज्यादा उनके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो मैं खुद एक फंक्शन में गया था, देखिए हमारे यूथ लीडर फैसिलिटेट हमने किया था, प्राउड पेरेंट्स, प्राउड फैमिली, जस्ट देखें, मैं खुद गया था वहां पे, कितना प्राउड फील कर रहे हैं उनकी जो फैमिली है। तो इमेजिन। कीवा के बारे में दोस्तों क्विकली, लुधियाना बेस्ड कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द कंट्री। हम लोग 9001 2015 सर्टिफाइड हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान के कानून के अंदर रह के काम करते हैं। बहुत ज्यादा हमें अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। बहुत प्लान्स हमारे आपको पता ही है, यूनिक है, कोई मैच नहीं है इनका मार्केट में, कोई भी दूसरी कंपनी हमारे प्लान्स को मैच नहीं कर पाती। और जो मैंने एक 100 ईयर ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की ग्रोथ की बात की, आपको अंदाजा इस बात से लगेगा कि हमारे पास एक 5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस लुधियाना में है और हम एक वेयर हाउस बना रहे हैं। सो ये आपको क्लियरली ये बताएगा कि हमारे प्लान्स क्या हैं, हमारे ग्रोथ क्या है, हम इस कंपनी को कहां देखना चाहते हैं, इस कंपनी के साथ साथ आप और मैं कहां पे जाएंगे, हमारे जो आपके पे आउट कितना बढ़ेंगे, सोचें उसके बारे में। कंपनी बहुत, जो हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, जो करण सर ने एक मिशन दिया हुआ है कि 4x by 23, 4x by 23 मीन्स हर लीडर का पे आउट 2023 तक 4 गुना होना चाहिए, उनका जो चेक आज जा रहा है उससे 4 गुना होना चाहिए। ये एक मिशन लेके चल रहे हैं, और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, आप लोग जो इतना काम कर रहे हैं, और काम करेंगे, और तरक्की करेंगे, और ग्रोथ करेंगे, और अपना पे आउट और बढ़ाएंगे, यूथ को साथ जोड़ेंगे, उनके पे आउट्स बढ़ेंगे, उनको भी एडवांटेज मिलेगा, उनका भी फायदा होगा। करण सर के बारे में छोटा सा एक प्रोफाइल बताना चाहता हूँ उनके बारे में। वैसे आप सब लोग जानते ही हैं उनको, यूएसए में से ग्रेजुएशन किया उन्होंने, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में से, उसके बाद डेनमार्क के आर्टस स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई की। यूएसए में थे तो ड्रॉयसेस इनकॉर्पोरेटेड नाम की कंपनी में मैनेजमेंट एनालिस्ट थे, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे काम किया था, उन्होंने हेल्थ केयर बिजनेस में काम किया था। उसके साथ साथ वो एक एनजीओ में काम करते थे जिसका नाम डेल्टा सिग्मा पाई था। इंडिया वापस आके उन्होंने अपना जो फैमिली बिजनेस था वो ज्वाइन किया, लेकिन मन उनका कहीं फिर वो डायरेक्ट सेलिंग और हेल्थ केयर बिजनेस में था। कीवा इंडस्ट्री शुरू किया, एब्सोल्युटली आज देख रहे हैं आप कीवा इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। करण सर को पर्सनल लेवल पे काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत ज्यादा अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। और ये तो करण सर के बारे में छोटा सा प्रोफाइल। हम लोग एक मिशन और एक विजन लेके चल रहे हैं, हर कंपनी का एक मिशन और एक विजन होना चाहिए, वही मिशन और विजन हम भी लेके चल रहे हैं। तो ये करण सर का अपना एक मिशन है, करण सर का अपना एक विजन है, वो अलग है, उसके बारे में बात आगे करूंगा, लेकिन कंपनी का मिशन और विजन आपके सामने दोस्तों। ये हॉल ऑफ फेम मैंने 2 स्लाइड्स ब्लैंक रखी हुई हैं,
ये 2 स्लाइड्स लीडर्स के लिए हैं। इन 2 स्लाइड्स को उन्होंने अपनी अपनी टीम्स में सक्सेसफुल लोगों को ऐड करके ये मेरी स्लाइड्स बनवानी है। ये 2 स्लाइड्स ब्लैंक इसलिए मैंने रखी हुई है दोस्तों। जैसा कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सो दोस्तों, लेट्स ऑल कम टुगेदर। आइए हम साथ मिलके वी क्रिएट अ ब्राइट एंड रिच फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर यूथ, which will bring us, जो करण सर का एक मिशन है, विजन है, health, wealth and happiness for all. So let's come together, let's do something for you, let's do something for ourselves. And with this, I end my presentation, friends. Thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. We are here all together in this business. All the very best from Team Kiva Kaipo Industries Private Limited.